भागवत जी की ये दो पुस्तकें अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया, सुश्रुत को पढ़ लिया, निघंटु को पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया, क्योंकि उन्होंने सबका निचोड़ डाल दिया उसमें। और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रहम, ये आम आदमी के लिए है। वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे। भागवत जी 135 वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु को धारण किया। माने उनकी इच्छा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, तो मृत्यु को वर्ण किया। ऐसे पंडित आदमी, इतनी कमांड अपने शरीर पर। और वो ये कहते हैं जब मृत्यु को जा रहे थे तो उनके शिष्य कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे, आप चले जाएंगे। उनका कोई परेशानी नहीं है, ये शरीर छोड़ूंगा, दूसरा धारण करूंगा। जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूंगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, इस शरीर का सीमा हो गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मृत्यु को धारण किया अपनी इच्छा से, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो दो ही पुस्तकों में सारा समाहित है। तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं। और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर 60,000 सूत्र हैं। 60,000, दो पुस्तकों में कुल मिलाकर 7,000 सूत्र हैं। सभी सूत्र संस्कृत में हैं, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं, तमिल थी नहीं, तेलुगु थी नहीं, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी। तो संस्कृत में उन्होंने सब कुछ लिखकर छोड़ दिया। वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा, 4-5 वर्षों से तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं। जब से मुझे मन में ये बात आई पढ़ता रहा। और हमारा जो अभियान है जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए, उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है। क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेप्सी कोला, कोका कोला मत लाओ क्योंकि विदेशी पेय है। फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। बहुत साल पहले मैं बोल के गया था चेन्नई में। अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉयलेट क्लीनर है और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टॉयलेट क्लीनर है। तो ये बातें हम स्वदेशी अभियान में जोड़कर चलते थे। जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है, पेप्सी कोका कोला भारत से धन लूटकर अमेरिका ले जा रहा है, ऐसे एलोपैथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कंपनियां उससे भी ज्यादा लूट कर ले जा रही हैं। एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। उसकी बैलेंस शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है, माने 20,000% प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में। पेप्सी कोका कोला तो 1000% पे काम कर रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 20,000% पे काम कर रहे हैं। एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है, 35,000% मुनाफा कमा रहे हैं वो भारत। तो ध्यान में आया कि विदेशी कंपनियां पेप्सी कोका कोला बेचकर जितना धन कमा रही हैं उससे कई गुना ज्यादा एलोपैथी की दवाएं बेचकर कमा रही हैं। और उस धन को कमाने में भारत के चिकित्सक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो ये कंपनियां बेच रहे हैं। मैंने बहुत सारे चिकित्सकों से ये पूछने का लगातार प्रयास किया है कि आप इसी कंपनी की दवाएं क्यों लिखते हैं। मान लो एक चिकित्सक है, बहुत पैसे वाला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ही दवाएं लिखता है। बंबई में मैंने ये ज्यादा काम किया। और एक है वो एली लिली की ही लिखता है, एक है सेंडोज की ही लिखता है, एक सीवक आईवी की ही लिखता है। तो पता चला कि उनका कमीशन फिक्स है। ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, डॉक्टरों का कंपनियों से कमीशन फिक्स है। माने कमीशन जो कंपनी ज्यादा देगी वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको आपकी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने कमीशन की चिंता है। और वो कमीशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है। अक्सर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, 18-20 गोलियां लिखी हुई हैं, 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम 4 रात, गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सब्जियां खाएं हम। और वो तो कहते हैं कि सब्जी वब्जी खाओ ही मत, गोलियां ही खाते रहो। हाँ,
विटामिन बी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन सी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन ए के लिए भी गोली खा लो, और गोली से भी ज्यादा इंजेक्शन लगवा लो, और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया। माने जो प्रकृति हमें दे रही है उसके चक्कर में न फंस के ये गोलियों के चक्कर में फंसो, ताकि कंपनी का माल बिके, ताकि उनका भी कमीशन बढ़े। ये पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहने आया कि जिस चिकित्सक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं, पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं, लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी। और भारत की सरकार बिल्कुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशन खोरी को रोकने में। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके। जो शपथ लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे हैं। एक शपथ उनको दिलाई जाती है, वो शपथ लेकर निकलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जीवन ठीक उसका उल्टा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि भागवत जी की बात जो वो कहते हैं कि 85% जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, 15% के हिस्से में विशेषज्ञ की जरूरत है। तो मुझे लगा कि जो 85% है वो तो जानो, और वो जानने के लिए 5-6 साल जो काम किया मैंने, उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले। भागवत जी के 7000 सूत्र हैं, सभी सूत्रों पे बात करूं तो कम से कम तो महीना सवा महीना लगता है, वो भी रोज 3 घंटे बात करूं तो मैंने कहा और सोचा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है और शायद मेरे पास भी नहीं है, तो इनमें से कुछ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं, वो निकालो। तो भारत में जैसे मैंने हार्डीकर जी का नाम लिया, उनकी मैंने मदद ली इसमें, और हार्डीकर जी के बराबर के कई ऐसे वैद्य हैं, उनकी मदद मैंने ली। और मैंने कहा कि आप मुझे बताओ ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र बहुत ही जरूरी है, बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा, ये पहले मुझे बता दो। तो उन्होंने बताना शुरू किया, तो वो 7000 से घट के 3000 तक आए। फिर मैंने कहा ये 3000 में मुझे बताओ, तो 3000 से 1000 पर आए, फिर 500 पर आए, फिर 500 से 50 पर आ गए। और वो 50 के बाद भी उन्होंने कहा अगर तुम ये 50 भी नहीं बता सकते तो ये 15 तो जरूर बता दो। तो मैं तो आपको 50 तो कम से कम बताने ही वाला हूं, क्योंकि अगले 5-6 दिन मेरे पास समय है, लेकिन उन 50 में जो 15 हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। भागवत जी खुद मानते हैं और उनके नीचे के जितने भी विशेषज्ञ हुए हैं पिछले हजारों सालों में, वो भी मानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूं। आपके पास अगर कागज पेन हो तो जरूर निकाल लीजिए, नोटबुक है तो बहुत अच्छा होगा, डायरी है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पता नहीं दोबारा कब कौन व्यक्ति इस विषय पर आपसे बात करने आएगा। और अगर नहीं है कागज पेन कॉपी तो भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है। मैंने किताब बना दी है, भागवत संहिता जो है, मैंने भागवत जी की अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रम, इनके सूत्रों को कलेक्ट करके सेलेक्ट करके 3 भाग में एक पुस्तक बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अष्टांग हृदयम, भाग 1, भाग 2, भाग 3। मूल लेखक भागवत जी हैं, मैंने सिर्फ सिलेक्शन किया है और सिलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा विश्लेषित किया है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो आपको मेरी बात समझ में आए। भागवत जी ने एक सूत्र लिखा, अब मैं संस्कृत में बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बढ़ जाएगा। एक सूत्र उन्होंने लिखा कि भोजन को बनाते समय, इसको माताएं बहनें सब बहुत ध्यान से सुने, पुरुष भी सुने तो अच्छा है। भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला, किसको? भोजन को। जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं, उसको पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, वो भोजन कभी नहीं करना। क्यों? तो आगे लिखते हैं ये भोजन नहीं विष है। और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में 2 तरह के विष हैं। एक ऐसे विष होते हैं जो तत्काल असर करते हैं, और एक ऐसे विष होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। तत्काल असर वाले विष आप जानते हैं, जीभ पर 1 ड्रॉप डालो मर जाओ, ऐसे बहुत विष हैं।
और धीरे धीरे असर करने वाले विष माने 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिति में पहुंचा देंगे। तो सूत्र उनका इतना है कि जिस भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले, वो भोजन को कदापि ना करें, क्योंकि वो विष है। अब ये तो सूत्र है, पहले संस्कृत है, मैंने वो हटा दिया, संस्कृत नहीं कहा, सीधे हिंदी में कहा। अब इस हिंदी का विश्लेषण करें हम,